तो दो रासायनिक गुण हम लोगों ने पढ़ लिए थे पिछली बार। अब हम और भी चलते हैं मेथनॉल के अन्य रासायनिक गुणों में से। तो अगर मेथनॉल के अगले रासायनिक गुण को ध्यान दें तो उसका नाम है ऑक्सीकरण। हम मेथनॉल का ऑक्सीकरण करवाएंगे और इस बात को चेक करेंगे कि जब हम लोगों ने एथनॉल का ऑक्सीकरण कराया तो एसीटिक अम्ल का निर्माण हुआ। अगर हम मेथनॉल का ऑक्सीकरण करवाएं तो कौन सा पदार्थ निर्मित होगा। तो बेटा ऑक्सीकरण स्टार्ट करते हैं मेथनॉल का। मेथनॉल का फॉर्मूला रहता है बेटा CH3OH। बेटा आप सभी जानते हो ऑक्सीकरण करवाने के लिए हमें नवजात ऑक्सीजन चाहिए होती है। नवजात ऑक्सीजन एक अच्छा ऑक्सीकारक पदार्थ है और इसे बनाने के लिए हमें कुछ केमिकल चाहिए जिसका नाम है K2Cr2O7 एंड H2SO4। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में मिलकर नवजात ऑक्सीजन बनाता है और यह नवजात ऑक्सीजन मेथिल अल्कोहल को ऑक्सीकृत कर देता है। ऑक्सीकृत कैसे करता है? मैं अगर इसमें से H2O को अलग करूं, अगर 2HO को लेके निकल जाएंगे तो बेटा हमारे पास बचेगा क्या? 4H थे, ये O भी चला गया तो 4H में 2H गए और 1 O, 1 C बचा, 2H बचे और ये वाला O बचा। इसको बेटा हम इस प्रकार से लिख सकते हैं HCHO। HCHO को कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। बेटा फॉर्मेल्डिहाइड अगर कभी कभी मेथनॉल की पहचान के लिए भी फॉर्मेल्डिहाइड बनाना पड़ता है। फॉर्मेल्डिहाइड एक विशिष्ट प्रकार की गंध देता है। कभी कभी ऐसा भी पूछता है मेथनॉल की पहचान क्या है, कैसे परीक्षण करोगे? तो हम मेथनॉल का जैसे ऑक्सीकरण कराते हैं फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, ये विशिष्ट प्रकार की गंध देता है और उस गंध से पहचान हो जाती है कि हमने मेथनॉल का ही ऑक्सीकरण कराया है। तो जब कभी परीक्षण का नंबर भी आएगा कि मेथनॉल को कैसे पहचाना जाए तो आप ऑक्सीकरण करा दीजिए, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा जो विशेष प्रकार की गंध देगा। लेकिन अभी मैं क्या देखता हूं कि फॉर्मेल्डिहाइड का और भी ऑक्सीकरण हो सकता है। तो बेटा अगर मैं इसका एक बार और ऑक्सीकरण करवाऊं, फिर से बेटा तीर के निशान के ऊपर K2Cr2O7 और H2SO4। ध्यान रखने वाली बात है, यह सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपने पहली बार ऑक्सीकरण कराने के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड को ले रखा है, अब उस रिएक्शन में जितनी बार भी ऑक्सीकरण होगा आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल को ही लेना है। आप किसी दूसरे केमिकल को लेके ना बैठे। जैसे कोई व्यक्ति केमिकल ले सकता है, कह रहे HNO3 सर जी ऑक्सीकरण कराता है, पहली बार मैं K2Cr2O7 H2SO4 से कराऊंगा, दूसरी बार नाइट्रिक अम्ल से। ये गलत है। एक बार जिस कंपोनेंट को, जिस कंपाउंड्स के मिक्सचर को आपने यूज कर लिया ऑक्सीकरण के लिए, अब ऑक्सीकरण जब भी होगा उस अभिक्रिया पर आप वही उत्प्रेरक यूज में लाओगे। दोबारा से दोनों को मिलाया, नवजात ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई और नवजात ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी बेटा काहे पर? HCHO पर। सोचने वाली बात है, H लिखा है पहले, फिर C लिखा है, HC को लिख दिया, 2 O हो गए और लास्ट में H, HCOOH, फॉर्मिक एसिड बना। लेकिन इस दुनिया में मात्र एक ऐसा एसिड, फॉर्मिक एसिड, जो स्वयं ऑक्सीकृत हो सकता है। मतलब अभी इसका एक बार और ऑक्सीकरण कराया जा सकता है। ध्यान रखने वाली बात है, इसको हमेशा दिमाग में बनाए रखना। इस दुनिया में मात्र फॉर्मिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो कि ऑक्सीकरण अपना करा लेता है या जिसका ऑक्सीकरण कराया जा सकता है। इसी श्रेणी में एक और एसिड आता है ऑक्जेलिक एसिड में। बाकी आप चाहे एसिटिक एसिड ले लोगे, बेंजोइक एसिड लोगे, इनका ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है। ऑक्सीकरण केवल किनका हो सकता है? या तो फॉर्मिक एसिड का, और या फिर इसके अलावा एक और केमिकल कंपाउंड आता है ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर में पाया जाता है। बस यही 2 एसिड ऐसे हैं जिन पर बेटा आप ऑक्सीकरण करवा सकते हो। क्योंकि फॉर्मिक एसिड का भी ऑक्सीकरण हो सकता है, इस पर एक और रिएक्शन लिखी जाएगी। एक बार दोबारा से नवजात ऑक्सीजन, फिर से K2Cr2O7 और H2SO4, और इस बार ऑक्सीकरण करवाएंगे बेटा। तो ऑक्सीकरण करने पर बनेगा क्या? सबसे पहले ये गैस अलग हो जाएगी CO2 और बेटा बचेगा कौन? H2 और साथ में O। तो ध्यान रखना है, 2 एसिड श्रेणी में आएंगे, पहला फॉर्मिक एसिड और दूसरा ऑक्जेलिक एसिड।
ये दो ऐसे एसिड हैं जिनका ऑक्सीकरण कराया जा सकता है, बाकी किसी भी अम्ल का ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है। तो इस बात को बहुत ध्यान रखना है, अपना हमेशा दिमाग में बनाए रखना है। एक तो फॉर्मिक एसिड और दूसरा ऑक्जेलिक एसिड, ये दोनों ऐसे एसिड हैं जिनका ऑक्सीकरण कराया जा सकता है। और दोनों एसिड में एक ही चीज, चाहे फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीकरण करवाओ चाहे ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्सीकरण करवाओ, दोनों के ऑक्सीकरण पे CO2 गैस और साथ में क्या बनने वाला है, जल। देखो इसका भी अगर मैं ऑक्सीकरण करवाता, सोचो एक सेकंड के लिए, ये CO2 गैस बनाता, ये CO2 गैस बनाता, और ये जो दोनों H है ये किससे कंबाइन हो जाते, O से, और H2O बनाते वही केमिकल कंपाउंड CO2 प्लस H2O। बाकी कोई भी एसिड ऑक्सीकृत नहीं कराया जा सकता है। तो इस बात को हमेशा अपना दिमाग में रखना है, क्योंकि इससे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी रीजन भी पूछ लेता है, सर जी आखिर क्या ऐसा रीजन था जो आपने ऐसा बता दिया कि फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीकरण हो सकता है, ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्सीकरण हो सकता है, लेकिन अन्य किसी अम्ल का ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है। चेक कर लेते हैं रीजन क्या है। बेटा फॉर्मिक एसिड का सूत्र होता है HCOOH, और अन्य किसी एसिड को चेक करते हैं, एसिटिक एसिड को चेक कर लेते हैं। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। बेटा सोचने वाली बात है, COOH के साथ अगर कोई कार्बन जुड़ा है तो COOH के साथ कोई कार्बन नहीं जुड़ा, इसमें COOH के साथ एक कार्बन जुड़ा है। COOH के साथ जो कार्बन जुड़ता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। जो भी COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ कार्बनिक समूह जो होता है, हम उसको अल्फा कार्बन नाम देते हैं। अगर ये अल्फा कार्बन है तो अल्फा कार्बन में जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। जितने हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पर कनेक्ट है, अल्फा हाइड्रोजन। और ये नियम है कि जब भी किसी एसिड में अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल होगा या अल्फा कार्बन अवेलेबल होगा, आप उस अम्ल का ऑक्सीकरण नहीं करवा सकते, क्योंकि इसमें चेक किया क्या इसमें अल्फा कार्बन है। जब अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं। और जिन एसिड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वे आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो इस बात को विशेष ध्यान रखने वाला है, हम लोगों के दिमाग में रखें कि जिस भी एसिड में अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, अल्फा हाइड्रोजन जानते हो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जो कार्बन अटैच हुआ वो अल्फा कार्बन हुआ, और उस अल्फा कार्बन में जितने हाइड्रोजन जुड़े हुए वे हुए अल्फा हाइड्रोजन। एसिटिक अम्ल पर अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है, इस कारण से इसका ऑक्सीकरण नहीं कराया जा सकता। लेकिन फॉर्मिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, आप इसका ऑक्सीकरण करवा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आएगा इसमें से, अगर फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल का ऑक्सीकरण करवा सकते हैं तो कौन सा पदार्थ बनेगा, CO2 गैस और साथ में जल। ये बेटा मैं 2-3 बार इसलिए मैंने इसको रिपीट किया है क्योंकि ये पूछा बहुत जाता है। अब इसको लिखना अगर होगा तो ऑक्सीकरण गुण को कैसे लिखेंगे, क्या बताएंगे। मेथनॉल ऑक्सीकृत होकर फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है, फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल बनाता है, और एसिटिक अम्ल ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। ये तो हम लोगों ने देखा, इतना लंबा ना लिखें। क्या लिखें, मेन चीज, मेथनॉल का ऑक्सीकरण कराने पर क्या बनता है, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल भी ऑक्सीकृत हो जाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। बस इस चीज को बताएं, ये बीच वाली चीजों को ना बताएं, कोई फायदा नहीं है उससे। हमें लास्ट में शुरुआत से और लास्ट कंपाउंड से मतलब होता है, तो हम उसको लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में मेथेनॉल का ऑक्सीकरण होता है तो फॉर्मिक अम्ल बनता है, फॉर्मिक
अम्ल बनता है जो शीघ्र ही पुनः ऑक्सीकृत होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण कर देता है। तो इस बात को अपना ध्यान रखना है कि फॉर्मिक एसिड वाली बात की फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीकरण कराया जा सकता है जबकि अन्य एसिड का ऑक्सीकरण नहीं कराया जा सकता है। बेटा अगला नंबर आता है, अगर मैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी चेक करूं तो अगला रासायनिक गुण है दहन। दहन का मतलब है पदार्थ को आपको जला कर रख देना है। तो दहन के लिए भी रासायनिक गुण पढ़ते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन चेक करते हैं। मेथनॉल का सूत्र होता है CH3OH। और बेटा दहन के लिए आप सबको पता था कि जब भी कभी किसी पदार्थ को जलाना है आपको एक बात तो बिल्कुल ध्यान रखनी है कि उसे ऑक्सीजन गैस का सपोर्ट चाहिए। पदार्थ को ऑक्सीजन गैस का जितना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा पदार्थ आप आसानी से जला सकते हो। और जलाना एक बात और मैं समझ गया था क्योंकि हमने लिखा भी था कि मेथनॉल एक तीव्र ज्वलनशील पदार्थ है, बहुत तेजी से जलता है। और यह भी तुम लोगों ने इस बात को ध्यान दिया था, नीली लौ के साथ जलता है। अगर बेटा मैं मेथनॉल को जलाने की बात करूं तो मेथनॉल जब भी वायु के कांटेक्ट में आके जलेगा, इसका तो हम लोगों ने चार्ट भी पढ़ा था एक क्लास में। क्या चार्ट पढ़ा था कि अगर कार्बन जलेगा तो कौन से कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, CO2 प्लस। बेटा अगर हाइड्रोजन 3 और 1 4 है, हाइड्रोजन को भी पढ़ा था कि अगर हाइड्रोजन जलाया गया वो काहे में चेंज हो जाएगा, H2O में। कार्बन को जलाया CO2 में चेंज हो गया, हाइड्रोजन जलाया H2O में चेंज हो गया। अब अगर तीसरा कंपोनेंट की बात भी की जाए, ऑक्सीजन बचता है। आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन खुद कभी नहीं जलता है। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो स्वयं नहीं जलती, परंतु इसकी सहायता में हम किसी दूसरे पदार्थ को आसानी से जला सकते हैं। अब इन दोनों रिएक्शंस को देखने पर मुझे एक चीज पता चली, मेथनॉल का जब ऑक्सीकरण कराना स्टार्ट किया तो CO2 और H2O का निर्माण हुआ। कुल मिला के मेथनॉल का ऑक्सीकरण कराने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल में बदल जाता है। आज मैंने देखा मेथनॉल को जब मैंने दहन कराया, जलाया, तो भी ये CO2 और H2O में बदल जाता है। इसका मतलब है किसी पदार्थ को जलाना भी एक प्रकार की ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। फिर से एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं, आपने पहले क्या ध्यान दिया कि अगर मेथनॉल का ऑक्सीकरण कराया जाए तो मेथनॉल का जब ऑक्सीकरण कराया जाता है तो मेथनॉल ऑक्सीकृत होकर CO2 और जल का निर्माण होता है। अर्थात जब मेथनॉल ऑक्सीकृत हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, ये जल और CO2 बनाएगा। दहन वाली रिएक्शन में भी तो ऐसा है, मैंने जलाया CO2 और H2O बना। इस हिसाब से तो अगर मैं चेक करूं तो ये भी एक प्रकार का ऑक्सीकरण ही है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप किसी पदार्थ को आप जलाते हैं, उस पदार्थ का क्या हो रहा होता है, ऑक्सीकरण। तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखेंगे, किसी पदार्थ को जलाना भी एक प्रकार का क्या है, ऑक्सीकरण। लेकिन जलाने में हम केवल उन्हीं पदार्थों का ऑक्सीकरण करा सकते हैं जो ज्वलनशील है। बाई चांस ये ज्वलनशील ना होता तो फिर इसका ऑक्सीकरण इस प्रोसेस से ना हो पाता। तो हम इस बात को भी लिखेंगे कि मेथनॉल को जलाने वाली विधि क्या लिखेंगे, मेथनॉल वायु के संपर्क में आकर ज्वलनशीलता प्रदर्शित करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड
और जल का निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है और जल का निर्माण करता है। तो बेटा ये ऑक्सीकरण हो गया। और ये दहन प्रक्रिया भी एक प्रकार का ऑक्सीकरण ही है। जब किसी पदार्थ का दहन कराते हैं इसका मतलब हम उस पदार्थ का ऑक्सीकरण करा रहे हैं। तो बेटा इसको नोट कर लो, फिर हम आगे पढ़ाते हैं अगले रासायनिक गुण। ना लिखा दें तो उसी जगह नीचे नोट एक लिखना है ऐसा करके, फॉर्मिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल में अल्फा हाइड्रोजन, फॉर्मिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल में अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। अतः अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, अतः इनका ऑक्सीकरण कराया जा सकता है। अतः इनका ऑक्सीकरण कराया जा सकता है और ये ऑक्सीकरण पर, और ये ऑक्सीकरण पर, और ये ऑक्सीकरण पर, ऑक्सीकरण पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल देते हैं, 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 कार्बन डाइऑक्साइड और जल देते हैं। परंतु परंतु अन्य किसी भी अम्ल, परंतु अन्य किसी भी अम्ल, परंतु अन्य किसी भी अम्ल, अन्य किसी भी अम्ल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है, परंतु अन्य किसी भी अम्ल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है, 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 उसका ऑक्सीकरण नहीं कराया जा सकता, 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 ऑक्सीकरण नहीं कराया जा सकता, ऑक्सीकरण नहीं कराया जा सकता, ऑक्सीकरण। बेटा लिख गया ना, तो ये अपने पास एक नोट में भी ना बना रहेगा, तो अब ये याद रहेगा आगे। हालांकि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ऐसा पूछ लेता है तो अपना उसको बताओगे, या रीजन का भी पूछ लेगा तो उसको बताओगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट रासायनिक गुण को पढ़ने के लिए। अगली हेडिंग लिखना, निर्जल HCl, से क्रिया, निर्जल HCl से क्रिया, निर्जल HCl से क्रिया, निर्जल HCl से क्रिया। बेटा निर्जल HCl का मतलब देखो, मैं चेक कर लेता हूं। मेथनॉल की अभिक्रिया करवानी है और निर्जल HCl से आखिर ऐसा क्यों लिख दिया इसने? निर्जल HCl से बेटा इसलिए क्रिया कि अगर बाय चांस कभी भी HCl के पास जरा सी भी नमी आ गई, निर्जल का मतलब हमें ऐसे अभिक्रिया करवानी है कि वाटर का कोई भी मॉलिक्यूलर प्रेजेंट ही ना मिले, पानी की बिल्कुल कमी हो, पानी हो ही ना। तो अभी मैं चेक करना चाहूंगा आखिर निर्जल क्यों यूज किया, क्या होता अगर इसमें हम थोड़ा सा जल मिला देते। तो बेटा जल मिला देने से या अगर जरा से भी नमी आ जाती तो बेटा HCl जल में घुलकर डिफरेंट टाइप के केमिकल कंपाउंड में क्या होने लगता, टूटने लगता।
अलग अलग प्रकार के केमिकल बनाने लगता, और जब अलग प्रकार के केमिकल बना लेता, HCl किसमें घुल जाता? जल में। वो CH3OH से अभिक्रिया ही ना करता। अब हमें HCl की अभिक्रिया किससे करवानी है? CH3OH से। अगर ये जल में घुल गया तो फिर अभिक्रिया नहीं करेगा, तो हमें जल को पूरी तरीके से क्या कर देना है? समाप्त कर देना है यहां। और उसको समाप्त करने के लिए हमें किस पदार्थ का यूज करना है? उसको समाप्त करने के लिए निर्जल ZnCl2 को यूज में लाना है, जिंक क्लोराइड। ये वाटर को आने ही नहीं देगा, नमी आई भी, वाटर का मतलब पानी थोड़ी कोई मिलाएगा। इसमें से क्या होगा? जब आप दोनों को मिला रहे होगे, वायुमंडल की नमी आ सकती है, नमी के कांटेक्ट में आ सकता है, उस नमी को समाप्त कर देगा निर्जल ZnCl2, उस नमी को पूरा खत्म करेगा। जैसे विक्रिया होगी, विक्रिया का तरीका बड़ा आसान है भैया। एल्कोहल को आयनों में तोड़ के देखा था आपने, CH3 पे प्लस और OH पर कैसा देते थे? माइनस। HCl को भी तोड़ेंगे, H पर प्लस। बेटा अगर OH की रिएक्शन करवाई जाए, OH निगेटिव चार्ज रखता है, H से अभिक्रिया करेगा, पहला काम है H OH से मिलेगा H2। मैं सोचूं अगर आगे क्या बचेगा? CH3Cl। इसका नाम क्या है? मेथिल क्लोराइड। देखो नाम कैसे पढ़ते हैं, मेथिल, और OH को पढ़ दिया था एल्कोहल, एल्कोहल, मेथिल, और इस बार Cl को पढ़ेंगे क्लोराइड। बेटा सेम कैटेगरी पर बिल्कुल ऐसी अभिक्रिया एक और आती है, जब हम लोग निर्जल HBr से क्रिया कराते हैं। बेटा रिएक्शन क्या रहती है? CH3OH प्लस, जहां हमने HCl को यूज किया है, बेटा उसकी जगह पर केमिकल कंपाउंड रहता है H। यहां पर बेटा निर्जल ZnCl2 ही रहेगा, ये नमी को अलग करेगा, और इस बार रिएक्शन होगी तो बेटा कंपाउंड पहला बनेगा जल। अब इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्यों? अब आप समझ गए होंगे। OH से कंबाइन करके जल बनाएगा, CH3Br से कंबाइन करके बनाएगा CH3Br, उसको मेथिल क्लोराइड बोला था। इस बार ब्रोमीन लग गया है, मेथिल ब्रोमाइड। अगर देखा जाए ये दोनों रिएक्शन जो हैं वो लगभग अगर देखा जाए सेम हैं, केवल उसमें HBr से अभिक्रिया हुई है और दूसरे वाले, पहले वाले पर हुई है HCl से क्रिया। हम एक को लिख के बता देते हैं कि कैसे बनता है, फिर देखते हैं अगले रासायनिक गुण क्या रहेंगे। तो पहले इसको लिखते हैं, क्या बताएंगे? जब निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में मेथनॉल को HCl के साथ मिलाते हैं, HCl के साथ मिलाते हैं तो मेथिल क्लोराइड, या बेटा मेथिल क्लोराइड को अगर ध्यान दें, इसका नाम एक और है क्लोरोमीथेन। मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन निर्मित होता है, या आप ऐसे लिख सकते हो बनता है। अच्छा सेकेंड वाले का अगर लिखने का नंबर आएगा, सेम प्रोसीजर है, वही चीज लिखोगे। जब निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में मेथनॉल की अभिक्रिया उस बार HCl से ना लिखकर क्या लिख दोगे? HBr से कराई जाती है। तो जैसे मैंने लिखा है मेथिल क्लोराइड बनता है, आप लिखोगे मेथिल ब्रोमाइड बनता है, या क्लोरोमेथेन लिखा तो आप लिखोगे ब्रोमोमेथेन बनता है। और इस तरह से आप दूसरी अभिक्रिया को भी आसानी से परिभाषित कर पाओगे कि किस हिसाब से मैंने रिएक्शन करवाई है। आप इनको जल्दी से नोट कर लें, फिर आगे देखते हैं कि अन्य रासायनिक गुण किस प्रकार से होने वाले हैं। बेटा अगला रासायनिक गुण आता है अमोनिया से क्रिया। अच्छा अमोनिया से क्रिया का जो मेथड है भैया, इन चीजों को तो आप समझोगे अपने मन से। मेथनॉल का सूत्र CH3OH, अमोनिया का सूत्र क्या रहता है? NH, और फिर से मैं लिखूंगा एनहाइड्रस ZnCl2।
वैसे एनहाइड्रस का मतलब निर्जल AlCl3, एनहाइड्रस का मतलब जहां से जल अलग कर दिया गया है। अमोनिया से अभिक्रिया होगी, यह भी बिल्कुल आसान है। अमोनिया में एक प्रॉब्लम आ सकती है, HCl को आसानी से आयन में ब्रेक कर लिया था, लेकिन हो सकता है NH3 को आसानी से ब्रेक करने में प्रॉब्लम आने लगे, ऐसा लगे कि यार ये ब्रेक कैसे होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। Cl3 पे प्लस OH पर जब हम इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे, हम लोगों ने अपने मन से एक काम किया, इससे H को अलग किया, बचा कौन? इस H को प्लस दिया, इसको क्या दे दिया? माइनस। वैसे भी H पर प्लस आयन रहता है ज्यादातर। अच्छा, रिएक्शन अब बिल्कुल आसान हो गई। क्या हुआ? H किससे अभिक्रिया करेगा? OH से। तो सबसे पहला कंपाउंड जल, और मैं दूसरे कंपाउंड की बात करूं तो CH3 के साथ NH2 जुड़ेगा। CH3NH2, इसको कहते क्या है? पहला नाम मेथिल NH2 होता है एमीन। आप कहोगे सर जी एमीन हम पहचानेंगे कैसे? बेटा एक सूत्र है अमोनिया। अगर अमोनिया से हाइड्रोजन को हटाया जाए और उसकी जगह पर कोई भी कार्बनिक ग्रुप रख दिया जाए, एमीन बनता है। अब मैंने क्या किया? NH3 में इसके हिसाब से NH3 था, मैंने एक H को कम किया, उसकी जगह पे ग्रुप रख दिया CH3, हो गया एमीन। कौन सा एमीन? मेथिल एमीन। दूसरा नाम जिसको कैसे? पहले मेथिल को पढ़ा तो इसको एमीन पढ़ेंगे। बाय चांस कोई समझता है सर जी हम पहले NH2 को पढ़ना चाहते थे, पढ़ो NH2 को। एमीनो और कार्बन एक है मेथेन, मेथिल एमीन या फिर एमीनो मेथेन, दोनों नाम सेम है। आप जिस हिसाब से पढ़ना चाहो, अगर इसको लिखेंगे भी तो हम क्या बताएंगे? मेथनॉल अमोनिया के साथ मेथिल एमीन देता है, मेथिल एमीन देता है। कि जब भी कभी अमोनिया की अभिक्रिया कराई जाती है मेथिल को से, यह मेथिल एमीन देता है। और अभिक्रिया को करने का तरीका कैसे? इसको तो आयन पे ब्रेक करना लगभग जानते ही थे, इसको थोड़ा सा अलग हिसाब से किया और जैसे किया हमें रिजल्ट प्राप्त हो गया। अगर मैं अमोनिया से अभिक्रिया के बाद देखूं तो मेरे पास एक और अभिक्रिया आती है लगभग इसी टाइप की। क्या आती है? कि लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI से क्रिया, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI से क्रिया। तो इसको भी चेक करते हैं, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में HI से अभिक्रिया किस प्रकार से होगी। बेटा मेथनॉल का सूत्र होता है CH3OH, कहता है रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में बेटा फास्फोरस का सूत्र होता है P4। जैसे ऑक्सीजन गैस का सूत्र O2, नाइट्रोजन का सूत्र N2, ओजोन का सूत्र O3, वैसे ही बेटा फास्फोरस का फॉर्मूला होता है P4। जब फास्फोरस के 4 एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, जुड़ते हैं, तब अणु का निर्माण होता है। इसलिए फास्फोरस का सूत्र P4 लिखते हैं। और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में अभिक्रिया किससे होनी है? HI। अभी 2 मिनट पहले आपने अभिक्रिया लिखी थी, इसको मिटाने से पहले यहां ZnCl2 था और यहां HCl था, नहीं था। आज उसकी जगह HI है, लेकिन क्योंकि रेड फास्फोरस की प्रेजेंस है, अभिक्रिया का तरीका चेंज है। अभिक्रिया का तरीका कैसे चेंज है? सबसे पहले उस चीज को चेक करते हैं, मतलब अभिक्रिया किस हिसाब से चेंज देगा। बेटा ऐसी सिचुएशन पर एक साधारण जिसको सोच सकते हैं जुगाड़ है। जितना ऑक्सीजन का एटम आपके पास अवेलेबल है उससे आप एक ज्यादा क्या करिए? HI को रिएक्शन करवाइए। 2 HI की रिएक्शन करवा दी। एक ऑक्सीजन था, मैंने 2 HI ले लिए। अभिक्रिया का तरीका, सबसे पहला काम 2H किससे अभिक्रिया करेगा? O से। अगर 2H अभिक्रिया O से करेगा तो H2O। अभी सोचने वाली बात है, मेरे पास I कितने हैं? 2। ये आयोडीन बनकर अलग हो जाएगा। अब जो बचे मैं उसको लिखना चाहता हूं। फिर से ध्यान है, 2H O से रिएक्शन करके H2O बना लेते हैं।
क्योंकि 2 I थे, I2 बना लिया, CH3 ये बचा और एक H ये बचा। अभी इसको एक और ध्यान देने वाली बात है, यही एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें से पूछता है मेथिल अल्कोहल से आयोडीन को कैसे प्राप्त करेंगे। तो मेथिल अल्कोहल हो गया, जैसे HI से अभिक्रिया कराई क्या प्राप्त हुआ, आयोडीन। जब इसे पूछ लेता है कि मेथनॉल पर HI की अभिक्रिया को कराते हुए आयोडीन मुक्त करिए। आयोडीन जानते ना किसको कहते हैं, जिसको आपने पढ़ा होगा एडवर्टाइजमेंट के जरिए से कि नमक में पाया जाता है, तो वो नमक में पाया जाने वाला आयोडीन है। अगर इसको आपको अलग करना, इसका मतलब मैं क्या सोचता हूं, अगर मेरे पास मेथिल अल्कोहल हो, हाइड्रोजन आयोडाइड हो, और हमसे कोई कहेगी कि आयोडीन हमें अलग करके दिखाओ, बड़ी आसानी से आयोडीन को क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। तो ये बेटा रासायनिक गुण हो गए। हालांकि एक रासायनिक गुण अभी बचता है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन वाला, लेकिन ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन वाला जो रासायनिक गुण है ये हम तुमको लिखाएंगे जब हम मेथिल अल्कोहल का परीक्षण या पहचान कर रहे होंगे, तो उसकी रिएक्शन भी लिखा देंगे, और पहचान में यूज में आता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन वाला, तो उसको वहां ज्यादा बेटर रहेगा। तो बेटा इनको नोट कर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं कि मेथनॉल के उपयोग क्या क्या हैं। उपयोग में तो बेटा अब आगे पढ़ लेते हैं कि मेथनॉल का या मेथिल अल्कोहल का यूज क्या क्या है। सबसे पहला मेथनॉल का यूज अगर मैं चेक करता हूं तो ये अगर देखा जाए एक प्रकार का पूर्तिरोधी है, बैक्टीरिया को समाप्त कर देता है। और ये रीजन है कि डॉक्टर साहब वो लगाते हैं रुई में भिगो कर, नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहला क्या है, पूर्तिरोधी है, पूर्तिरोधी, एंटीसेप्टिक। अब पूर्तिरोधी का बेटा नाम आया तो मैं इसी में से एक और चीज बताऊं। पूर्तिरोधी के साथ ही चेक करते हैं एक और पदार्थ होता है संक्रमण रोधी। अगर ध्यान दिया जाए तो अपने यहां डिटॉल, डेटॉल नहीं आता है, यह पूर्तिरोधी है। और अपने यहां एक और पदार्थ आता है फिनाइल, यह संक्रमण रोधी है। तो सर जी दोनों का काम एक ही है, क्या, बैक्टीरिया को मारना। लेकिन क्योंकि डेटॉल जो है वो स्किन के ह्यूमन बॉडी पे यूज किया जा सकता है, व्यक्ति उससे नहा सकता है, और ये ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचाए बिना बैक्टीरिया को मार देता है, पूर्तिरोधी। समझ गए, वो बैक्टीरिया नाशक पदार्थ जो ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचाए बिना बैक्टीरिया को मार सकता है या मनुष्य उसको यूज में ला सकता है अपनी बॉडी पर, पूर्तिरोधी होता है। लेकिन फिनॉल का क्या, कोई फिनॉल से ना आता है, हो सकता है कोई फिनॉल से भी ना आता हो, भैया दुनिया भारत देश में हर प्रकार का साइंटिस्ट है। लेकिन फिनाइल का वैसे वर्ग क्या है कि इसको जमीन पर, फर्श पर, दीवारों पर पोंछा लगाने के काम आ जाता है, मतलब इसको ह्यूमन बॉडी पर यूज नहीं कर सकते। इसको कहते हैं संक्रमण रोधी। दोनों डिफरेंट हैं, संक्रमण रोधी को ह्यूमन बॉडी पर यूज नहीं कर सकते हैं, और पूर्तिरोधी अगर हुआ तो ह्यूमन बॉडी पे यूज में ला सकते हैं। तो पहली चीज। दूसरा, अच्छा, मेथिल अल्कोहल युक्त पदार्थ को हम गाड़ियों में ईंधन के रूप में भी यूज करते हैं। एक अच्छा ईंधन है, तीव्र ज्वलनशील है, और बेटा जो जितना अच्छा तीव्र ज्वलनशील उतना ही अच्छा क्या है, फ्यूल है। तो मैं क्या लिखूंगा, ईंधन के रूप में। ईंधन के रूप में। थर्ड नंबर अगर मैं लिखूं तो कहता है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने में, फॉर्मेल्डिहाइड। तो बात आती है सर जी फॉर्मेल्डिहाइड बना दिया तो इसका क्या फायदा हुआ। तुम लोगों ने देखा होगा अपने यहां बायो की लैब में जीव जंतुओं के मृत शरीर एक पानी जैसा ऐसा लगा करता है, बोतल में भरा हुआ है, उस पर रखे रहते हैं। और ये भी तुमको बताएं, यहां पर जीव जंतु मरने के बाद कुछ ही घंटों में सड़ने लगता है पानी पर, लेकिन वो एक लंबे अरसे से रखे हुए हैं। तो बेटा उनको रखा गया है फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन में। फॉर्मेल्डिहाइड लिया, पानी पर घोला, और पानी पर जैसे ही घोला तो हमने उस घोल का नाम रखा फॉर्मेलिन। फॉर्मेल्डिहाइड जब तक शुद्ध अवस्था में, फॉर्मेल्डिहाइड पानी में घुल गया, मैंने उसका क्या नाम रखा, फॉर्मेलिन। और फॉर्मेलिन पर आप मरे हुए जीव जंतुओं के शरीरों का अवशेषों को सुरक्षित रखते हैं। तुम लोगों ने कभी ऐसा भी पढ़ा है कि कोई व्यक्ति जो बहुत प्रसिद्ध था, जब उसकी डेथ हो गई उसकी बॉडी को कई महीने तक सुरक्षित रखा गया। तो
कहते नहीं कई महीने तो सुरक्षित रखा गया, उसका फिर बाद में यूज होता गया, जैसे तो उसको इतने लंबे सुरक्षित कैसे रखा गया? फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेलिन के कांटेक्ट में रखकर बॉडी को आप कई वर्षों तक, और मैं तो कहता हूं ना जाने कितने वर्षों तक आप सुरक्षित रख सकते हो, चाहे 10 साल की बात हो चाहे 50 साल की बात हो, आप उसको रखे रहिए। फॉर्मेलिन के अंदर बॉडी में डिकम्पोजिशन नहीं होगा, खराब नहीं होगी बॉडी, वैसी ही बनी रहेगी लगातार। तो ये बेटा ये दूसरा है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने में। अब मैं इसका यूज भी लिखूंगा कि फॉर्मेल्डिहाइड क्यों बनाया गया। फॉर्मेल्डिहाइड का यूज क्या है? मृत जीव जंतुओं के अवशेषों को सुरक्षित रखने में, जिसे कोई पूछ भी लेता है कि आपने फॉर्मेल्डिहाइड बताया, क्यों बताया, फॉर्मेल्डिहाइड का क्या यूज था, तो आप बताओगे इसको कि मृत जीव जंतुओं के अवशेषों को क्या रखता है? सुरक्षित रखता है, उन्हें खराब नहीं होने देता। मैं 4th नंबर पे चलता हूं तो फॉर्मिक अम्ल के निर्माण में, फॉर्मिक अम्ल के निर्माण में। और बेटा फॉर्मिक अम्ल तो जानते हो कि फॉर्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है, ततैया में पाया जाता है और बिच्छू में भी पाया जाता है। इन तीनों प्रकार के जहरीले जीव जंतुओं में हमारा फॉर्मिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो कॉमन है, बशर्ते साइज के बेसिस पर है। बड़े जीव पर ज्यादा फॉर्मिक एसिड, छोटे साइज के जीव पर उतना ही कम फॉर्मिक एसिड रहता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर। बेटा 5 हो गए, बहुत सारे यूज हैं ये तो। पेंट बनाने में, पेंट के निर्माण में, तो बेटा इस प्रकार से बहुत सारे यूज हैं फॉर मेथनॉल के, जिनको हम पढ़ चुके हैं। तो इतना ध्यान रखेंगे कि मेथनॉल के क्या क्या यूज हैं। अब लास्ट में आता है कि मेथनॉल के विषय में एक आखिरी चीज कि मेथनॉल की पहचान कैसे की जाए। कैसे कि आपको बोतल में कोई एक केमिकल दे दिया, अब पता नहीं ये मेथिल अल्कोहल है कि एथिल अल्कोहल है, क्योंकि सूंघने पर तो दोनों सेम दिखेंगे। तो अब हम मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में कैसे डिफरेंस बताएं, या हम ये कैसे पहचानें कि दिया गया पदार्थ मेथिल अल्कोहल है, तो उसकी पहचान करके बताएंगे हम क्या क्या करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे मेथनॉल का परीक्षण। मेथनॉल का परीक्षण का मेथनॉल का परीक्षण बड़ा आसान सा है बेटा। मेथनॉल का परीक्षण मैं पहला परीक्षण बताता हूं, फिर इसको लिखते हैं। आपको सैलिसिलिक अम्ल ले लेना है, एक केमिकल आता है सैलिसिलिक अम्ल, और सैलिसिलिक अम्ल में आपको अपना पदार्थ क्या कर देना है? मिला देना है। सैलिसिलिक अम्ल में जो आपने अपना पदार्थ मिलाया, ये पदार्थ अगर मेथनॉल है, अच्छी सुगंध देगा, बहुत अच्छा महकेगा सेंट की तरह, और अगर अच्छा ना महके तो फिर ये मेथनॉल नहीं है। मतलब दिए गए पदार्थ को या दिए गए सैंपल को काहे में मिलाना है? सैलिसिलिक अम्ल में। सैलिसिलिक अम्ल विंटर ग्रीन ऑयल का निर्माण करता है मेथनॉल के साथ, और वो विंटर ग्रीन ऑयल एक अच्छी सुगंध देता है। अगर अच्छी सुगंध देगा इसका मतलब विंटर ग्रीन ऑयल बनकर तैयार हुआ है, और अच्छी सुगंध नहीं देगा इसका मतलब विंटर ग्रीन ऑयल बनकर तैयार नहीं हुआ है। तो हमारा दिया गया पदार्थ मेथनॉल तब होगा जब वो सैलिसिलिक अम्ल के साथ मिलाए जाने पर सुगंध देगा, और वो सुगंध किसकी होगी? विंटर ग्रीन ऑयल की। तो मैं इसको लिखता, पहले तो रिएक्शन लिख लिया जाए। सैलिसिलिक अम्ल का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? लिखेंगे सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला, सैलिसिलिक अम्ल के फॉर्मूले को ये होता है। अब इस पर मैं मेथनॉल की रिएक्शन कर कराऊं बेटा। मेथनॉल का सूत्र होता है CH3OH। अगर मेथनॉल, तरीका फिर आसान है, ये अम्ल है और COO पर देगा माइनस और H पर देगा प्लस। सेम तरीके से CH3 पे प्लस और OH पर माइनस। पहला काम, H किससे अभिक्रिया करेगा तो बनेगा H2। बेटा मेरे पास जो दूसरा पदार्थ बचता है, देखो लिखे क्या क्या। एक तो बेंजीन,
पूरा का पूरा बेंजीन बना दें, OH पर अभिक्रिया ही नहीं हुई। COO से कौन जुड़ेगा? CH3। अब तुम्हें याद होगा एक चीज, एसिटिक अम्ल से जब हमने मेथनॉल की अभिक्रिया कराई, मेथिल एसीटेट बना। फॉर्मिक अम्ल से कराई, मेथिल फॉर्मेट बना। और बेटा आज सैलिसिलिक अम्ल से कराई है, मेथिल सैलिसिलेट। इस केमिकल का नाम क्या है? मेथिल सैलिसिलेट। इसका नाम है मेथिल, सॉरी नीचे लिख देते हैं, सैलिसिलेट, जिसे हम क्या एक और नाम से जानते हैं? विंटर ग्रीन का तेल। विंटर ग्रीन का तेल या विंटर ग्रीन ऑयल। तो पहचान के रूप में हम ऐसे लिखेंगे इसको, क्या पहचान के रूप में लिखेंगे? मेथेनॉल को सैलिसिलिक अम्ल में मिलाने पर, अम्ल में मिलाने पर विंटर ग्रीन ऑयल की, विंटर ऑयल की अच्छी सुगंध प्राप्त होती है। सुगंध प्राप्त होती है। तो ये अगर कभी अच्छी सुगंध प्राप्त होती है ऐसी सिचुएशन पर, इसका मतलब हमारा दिया गया केमिकल मेथनॉल ही था। पहला परीक्षण तो इस प्रकार से होगा। और दूसरा परीक्षण बिल्कुल आसान है। अगर दूसरे परीक्षण की बात करा जाए तो मेथनॉल का हम ऑक्सीकरण कराएंगे, और तुम लोगों ने देखा मेथनॉल के ऑक्सीकरण कराने पर फॉर्मेल्डिहाइड बनाता, जिसकी बहुत ही बेकार गंध होती है। तो अगर मेथनॉल का ऑक्सीकरण कराएगा बहुत बेकार गंध वाला पदार्थ बना, तो भी मेथनॉल की पुष्टि हो गई। तो हम इसको एक सेकंड नंबर पे लिखेंगे, मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर विशिष्ट गंध वाला पदार्थ, विशिष्ट गंध वाला पदार्थ फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। फॉर्मेल्डिहाइड बनाता। बेटा जितना ये सूंघने में पहला वाला अच्छा लगेगा विंटर ग्रीन ऑयल, उतना ही बेकार होगा और घटिया महक देगा कौन सा? फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड ध्यान रखना, दो पहचान है। ऑक्सीकरण पर फेनल फॉर्मेल्डिहाइड देता है जिसकी महक अच्छी नहीं होती, और सैलिसिलिक अम्ल से क्रिया पर विंटर ग्रीन ऑयल देता है जिसकी महक अच्छी होती है। तो ये दो ऐसे प्रोसेस थे जिनसे हम मेथनॉल का परीक्षण कर सकते हैं। तो बेटा मेथनॉल के परीक्षण के बाद आज मेथनॉल पर इतना ही रखते हैं। बाकी अगला जो आर्टिकल हमारा रहेगा वो फिनॉल के ऊपर। तो फिनॉल उसका परिचय पढ़ेंगे हम लोग कल।